तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं वेक्टर्स में आगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, देखो क्या है, एक चीज़ तुम लोग इम्पॉर्टेंट पहले सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, कि वेक्टर को आप लोग फिजिक्स का टॉपिक मानते हैं, लेकिन फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है। मतलब कि वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी बच्चे ध्यान रखना है कि अगर वेक्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, ध्यान रखना अच्छे से, क्या होता है कि वेक्टर में ऊपर ऊपर जो है हम लोग पढ़ करके निकल जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वेक्टर को अच्छे से अगर नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जा करके फिजिक्स के क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर फिजिक्स का क्वेश्चंस को आप आसानी से खुद से समझ करके चाहते हो कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं, तो वेक्टर्स को डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पहले जा करके मेरा पुराना वीडियो देखिए और उसके बाद इसको देखिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग रिप्रेजेंटेशन बताए थे वेक्टर्स का, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1D वेक्टर, 2D वेक्टर, 3D वेक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने बताए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग बता दिए थे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, और 1D वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, 2D वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे, 3D वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे। और अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर में क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में मैग्नीट्यूड निकालने सीखे थे और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्शंस निकालने के लिए। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो बाबू, सबसे पहली चीज तुम लोग समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है किसी वेक्टर का, तो डायरेक्शन का मतलब हम लोग जनरली जानते हैं एरो, लेकिन ऐसा है नहीं। डायरेक्शन क्या है कि बोल रहा है क्या कि एंगल फॉर्म्ड, ध्यान से देखिएगा, है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर, कहां से, तो फ्रॉम एनी रेफरेंस एक्सिस और रेफरेंस वेक्टर। यानी कि सबसे पहली चीज बच्चे ये जानना है कि डायरेक्शंस क्या है, तो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन क्या चीज से रिप्रेजेंट करोगे, एंगल से। यानी कि जिसका डायरेक्शन निकालना है बच्चे, वो कितना एंगल बना रहा है, लेकिन एंगल कहां से बनाएगा, तो एंगल बनाएगा कहां से, एक फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम एनी रेफरेंस एक्सिस। यानी कि अगर रेफरेंस एक्सिस की बात करें बच्चे, तो या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो वाई एक्सिस होगा, या तो फिर जेड एक्सिस होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम एनी रेफरेंस एक्सिस होगा या फिर फ्रॉम एनी रेफरेंस वेक्टर होगा। यानी कि पहले से कोई एक वेक्टर दिया रहेगा और वहां से हम लोग कोई एंगल लेंगे, किसका, दूसरे वेक्टर का। समझ में आ रही बात। तो जब भी हम बात करेंगे कि डायरेक्शंस का, तो डायरेक्शंस का मतलब एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। कहां से एंगल मेजर करेंगे बच्चे, तो फ्रॉम एनी रेफरेंस एक्सिस और फ्रॉम एनी रेफरेंस वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या मतलब है ना। तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चे, है ना, कि एक एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको समझो, एग्जाम्पल्स एक ले लो और तुम लोग समझो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मान लो बोल रहा है क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए भाई, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन निकालना है, किसका, वेक्टर का। मान लो क्वेश्चंस दे दिया है ना, क्वेश्चंस क्या दे दिया कि एक वेक्टर है जिसका नाम ए है और ये दिया हुआ है बच्चे क्या चीज, 3i + 2j। ध्यान से समझना, ठीक है ना, इसको, है ना, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। तो एक वेक्टर है 3i + 2j जिसका मुझे डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड क्या होता था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे बच्चे, तो सर मोड इसका निकाल देते थे, ए का। कैसे आ गया मोड, तो अंडर रूट कितना बाबू, 3i, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बाबू, तो 9 + 4 = √13। यानी √13 जो हो गया, क्या हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन
अब हमें बात करना है डायरेक्शंस का। तो डायरेक्शंस में क्या देखेंगे कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स आई का मतलब एक्स एक्सिस और जे का मतलब वाई एक्सिस दिया हुआ है। समझना रहे बात? तो अगर मेरे पास एक्सिस दिया रहे, ध्यान समझना है ना, अगर एक्सिस दिया रहे तो ये हम बना देंगे। यहाँ पे देखो बना दिए, ये एक्स एक्सिस बना दिए बच्चे और ये वाई एक्सिस बना दिए। समझ में आ रहा है बात? एक एक्स एक्सिस बना दिए बच्चे और एक वाई एक्सिस बना दिए। और मुझे क्या करना है कि इसको मेजर करना है। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? ओरिजिन से शुरू करेंगे। तो ओरिजिन से पहले किधर आएंगे? 3i, मतलब कि एक्स एक्सिस पे आएंगे। अच्छा देखिए ये वेक्टर अब है नहीं, ये 10th क्लास का क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि नहीं है? तो यहाँ से आएंगे कितना? 3, तो आ गए 3, आ गए यहाँ पे 3। फिर y में कितना जाएंगे बाबू? 2, तो यहाँ से y में चले गए कितना? 2, तो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। अब यही हमारा वेक्टर हो गया, यही हमारा क्या हो गया? वेक्टर हो गया कि नहीं? कितना हो गया ये वेक्टर? तो 3i प्लस 2j। अब यही वेक्टर है, देखो ये यही वेक्टर है a। अब ये वाला वेक्टर इस x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? मान लो थीटा। यही थीटा जो है इस वेक्टर का, यानी कि ये जो गिवन वेक्टर है इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो कैसे निकाल देंगे? तो देखो ये कितना है? 3 है, ये कितना है? 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, वैल्यू। तो यानी मैग्नीट्यूड, तो ये इसकी वैल्यू कितना? मैग्नीट्यूड कितना है इसका? मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है कितना है? √13 है ना। तो तुमको ये अगर एंगल के सामने परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? तो मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि √13। तो तुम कोई भी एंगल से निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बार कोशिश करना tan थीटा में लिखने का। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू, तो लिखेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कैसे लिखेगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से मतलब 2/3, तो लिखेगा 2 और अपॉन 3। क्लियर है बाबू? तो यानी कि tan थीटा की जगह पर आ गया 2/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 है कि नहीं है? तो हमें निकालना क्या था? थीटा ना। तो क्या निकाल देंगे यहाँ पे? इसीलिए थीटा इज इक्वल टू tan इधर आ जाएगा, तो क्या लिखते हैं उसको? tan के पावर -1 इंटू 2/3। यही इसका थीटा की वैल्यू आ गया। क्या आ गया? यही इसका थीटा का वैल्यू आ गया। यानी कि ये हम थीटा कहाँ से लिए हैं? एक्स एक्सिस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? एक्स एक्सिस से लिए हैं। किधर की तरफ? ऐसे। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन हो गया कितना हो गया? tan इनवर्स 2/3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि फ्रॉम एनी रेफरेंस एक्सिस। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप एक्स एक्सिस से लिए हो कि वाई एक्सिस से लिए हो कि जेड एक्सिस से लिए हो। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखेगा तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही एक्सिस है बच्चे, ए आई है और जे, यानी कि एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। तो ये कितना डायमेंशन का वेक्टर है? तो ये 2 डायमेंशन का वेक्टर है। तो 2 डायमेंशन का अगर वेक्टर है आपके पास, तो ध्यान रखें कि आप आराम से tan थीटा में उसका डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो और हम लोग इसको देखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको ना। बहुत सारा प्रॉब्लम्स कर लेंगे, प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ लेंगे ताकि डायरेक्शंस निकालने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ओके चलो ठीक है, चलो यहाँ पे मिटाते हैं। और देखते हैं कैसे भाई। मान लो एक वेक्टर है a इज इक्वल टू, हेडिंग वही रहेगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई? a इज इक्वल टू रहेगा i प्लस √3j, है ना, i प्लस √3j। अब बताओ मेरे को इसका डायरेक्शंस निकालना है। तो i का मतलब 1, j का मतलब √3 है ना, इसका एक्सिस बना दो। तो सर ये एक्सिस बना दिए, ये एक्सिस बना दिए, ये x हो गया और ये क्या हो गया बच्चे? y। अब x पे वैल्यू कितना है? इसके पीछे कुछ नहीं है ना, तो अगर कुछ नहीं है तो मतलब मान लीजिएगा कितना? 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1। फिर y में कितना जाएंगे? तो √3, तक जाएंगे √3। अब इसको ऐसे मिला देंगे,
यही हो गया। तो ये हमारा एंगल हो गया कितना, थीटा, थीटा हो गया, ठीक है, थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, परपेंडिकुलर √3 है, अब बेस 1 है तो 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा तुमको √3 का वैल्यू पता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 होता है, तो tan खत्म, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि इसका जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कितना, यहाँ से x एक्सिस से 60 डिग्री पे, कितना पे बाबू, 60 डिग्री पे है, यानी 60 डिग्री पे इसका डायरेक्शन से, कहाँ से, x एक्सिस से। अच्छा यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसका एक चीज़ और ख्याल रखना तुम लोग, क्या ख्याल रखोगे, जो देखो है ना, हम लोगों को यहाँ पे याद क्या रखना है कि एंगल मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, एंगल मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। मतलब ध्यान से समझें, अगर ये मेरा x एक्सिस है, अगर मान लो कोई वेक्टर है a, तो इसका जो एंगल यहाँ से मेजर करेंगे ऐसे मेजर करेंगे, देखो ध्यान से, x से शुरू करेंगे तो यहाँ पे टेल होगा, इधर जाएंगे ऐसे, एरो ऐसे लगाएंगे, है ना, तो यानी यहाँ शुरू किए हैं तो ये हमारा थीटा है। अगर मान लो कि एक वेक्टर है यहाँ पे ऐसे, इस वेक्टर का नाम देते हैं कितना, b, और अगर हम यहाँ से मेजर किए हैं एंगल बाबू, ये है मेजर किए हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ से, ठीक है, और इसको लिखते हैं कितना, अल्फा, तो थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अल्फा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा बाबू पॉजिटिव, क्योंकि हम क्या किए हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो, एंटी क्लॉक। देखो घड़ी पे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अगर ये घड़ी है ना, तो ये, तो घड़ी अगर ऐसे घूमती है तो ये हुआ क्लॉकवाइज, यानी घड़ी ऐसे घूम रही है, जैसे जैसे घड़ी घूमती है तो ये क्लॉकवाइज हुआ। लेकिन अगर हम उल्टा ले रहे हैं, यानी कि घड़ी घूमेगी ऐसे, लेकिन अगर उल्टा लेंगे, ऐसे लेंगे, अगर ऐसे लेंगे हम, तो ये हो गया क्या चीज़, एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि ऐसे टिक टिक चल रहा है तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो अगर हम एंगल, यानी एंगल अगर लेते हैं एक्स एक्सिस से, और कैसे लेते हैं बाबू, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के उल्टा। इसका एक और नाम है, इसका नाम है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज को और एक नाम से जानते हैं जिसका की नाम है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले तो बात वही है कि घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो याद रख लेगा, ये दूसरा पॉइंट और क्या याद रखे बाबू, कि एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज इज निगेटिव। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हो, यानी कि ये अगर ऐसे मेजर करते हो एक्स एक्सिस से, तो उस एंगल को आप लोग माइनस में लेंगे, ठीक है ना, निगेटिव लेंगे, है ना। ऐसा क्यों लेंगे इसका पीछे लॉजिक है, वो मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। लेकिन ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब अगर ये मेरा एक्सिस है और अगर ये कोई वेक्टर है, और अगर हम यहाँ से एंगल ऐसे ले रहे हैं, ये थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। देखो ध्यान से, एक्सिस है, ये वेक्टर कोई है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर है एक, और हम यहाँ से अगर एंगल ले रहे हैं तो ये थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। ऐसा क्यों ले सकते हैं, जो हम लोग समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, है ना, और इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं डायरेक्शंस निकालने के लिए। देख लिए कि भाई वेक्टर्स का क्या है, एंगल है, कहाँ से, एक्सिस से, कहाँ से, एक्सिस से। अब देखो, अगर मैं तुमको एक वेक्टर लिखूं,
जो समझना, ठीक है। क्या मैं लिखता हूं वेक्टर्स, वेक्टर्स को लिखता हूं कि -√3i और प्लस कुछ भी लिख सकते हैं ना, 1j, समझना ध्यान से, -√3i प्लस 1j। अब इसको पहले बनाओ, तो ये तो x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अब हमें क्या करना है, x में किधर जाना है, माइनस में जाना है, तो यानी यहां से इधर आना है, कितना आना है, √3, और फिर y में किधर है, पॉजिटिव है ना, तो इधर जाएंगे, कितना जाएंगे, 1, तो यहां पहुंच गए, तो इसी को यहां से मिलाएंगे, हम बनाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, है ना। तो ये कितना है, √3 है, ये कितना है, 1 है। तो अगर यहां से हम ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो ये थीटा है कि नहीं है। तो अगर इस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो tan थीटा लिखेंगे, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, 1 है, और अपॉन लेंथ हम लेते हैं, क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो √3 है। समझना बात को, हम यहाँ पे निगेटिव था, इसको ध्यान से सुनना, ये निगेटिव था तो हम इधर की तरफ एरो बनाए, तो इधर एरो बना दिए, इसका मतलब कि निगेटिव हो गया, तो फिर से यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जो रेशियो ले रहे हैं वो लेंथ का रेशियो ले रहे हैं, ना कि डायरेक्शन का रेशियो ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो होगा √3 होगा, और चूंकि इधर की तरफ एरो है इसलिए वो निगेटिव है, तो ये एरो ही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव को, जबकि लेंथ कितना है, √3 है। तो इतना आया वैल्यू, तो कितना आया बताओ मेरे को, आया तो ये आया 1/√3 आया, इसकी वैल्यू tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू 30 tan 30, तो इसीलिए थीटा की वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री तो आया, लेकिन कैसे आया, क्लॉकवाइज आया ना, तो क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस, मैं बताता हूं, है ना। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यानी कि माइनस है, तो यहां पे ऑलरेडी माइनस आ जाएगा। अब देखो समझो बात को, अगर ये दोस्त 30 हो गया तो ये कितना हुआ, तो 180 माइनस 30 कर देंगे, बराबर कितना, 150, करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर इधर से लेंगे हम तो क्या लिखेंगे, tan 150, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/√3 होती है कि नहीं होती है, बताओ मेरे को। tan 150 क्या होता है, -1/3 होता है ना, कि नहीं। तो इसीलिए चूंकि निगेटिव आ रहा था यहाँ पे, कि नहीं आ रहा था, देखो निगेटिव क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव लेंगे ना, तो निगेटिव पहले कंसिडर कर लो। तो यानी इधर से अगर ले रहे हो आप तो एंगल 30 है, तो 30 डिग्री कभी भी निगेटिव नहीं देगा। तो अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए क्लॉकवाइज को क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस में होगा 150, और जैसे ही वैल्यू 90 से ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्लॉकवाइज में अगर हम 150 लेते हैं तो हमको लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस हो खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे तो माइनस लेंगे। इसको समझना है ना। अगर क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ये √3 निगेटिव है और 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम रेशियो निकालें 1/√3, ठीक है ना, तो ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो आप लो या नहीं लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नहीं लोगे तो ये माइनस लिखोगे तो 1/-√3 लिखोगे तो -30 आएगा। और अगर तुम इसकी निगेटिव नहीं लिए हो तो भाई क्लॉकवाइज लिए हो तो क्लॉकवाइज आप कंसिडर कर लो। तो कोई एक आप ले सकते हो। अगर माइनस ले रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं ले रहे हो तो आपको लेने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जो माइनस है, यानी ये माइनस या प्लस या प्लस या माइनस या माइनस या माइनस या फिर प्लस और प्लस, ये क्या बताता है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है कि भैया कौन सा क्वाड्रेंट में वेक्टर है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वेक्टर, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है वेक्टर, कि
थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। लेकिन लेंथ जब लेंगे हम लोग तो लेंथ को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग सारे लेंथ को पॉजिटिव लेने वाले हैं और इसको फोकस करने वाले। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल प्लस, अगर क्लॉकवाइज मेजर करें तो एंगल माइनस, और अपने आप सारा चीज आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। अब आगे चलते हैं। और किसी वेक्टर्स को आप कैसे लिखते हो बच्चे, बताओ मेरे को। तो और भी किसी को आप लिख सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से यहां पे। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा कि कोई वेक्टर b है और 3j प्लस 4k है। अब फिर से समझो बात को, 3j है प्लस 4k है, तो मतलब कौन कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। तो बना देंगे हम यहाँ पे, है ना, इसको मान लेंगे y एक्सिस, इसको क्या मान लेंगे, z एक्सिस। तो y पे कितना जाएंगे, 3 जाएंगे तो 3 चले गए 3, z पे कितना जाएंगे तो 4 जाएंगे तो 4 चले गए 4, हम यहाँ पहुँच गए, यही पहुँच गए, ठीक है ना। तो यही मेरा डायरेक्शन हो गया थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और डायरेक्शन कहाँ से, y एक्सिस से लिए हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस कौन सा है, y है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता है b का, कैसे, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आएगा, देख लेना, 9 + 16 25, उसका रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। अब यहाँ पे बच्चे आपको वेक्टर में हमेशा ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी कोई भी एक तुमको ट्रायंगल मिले, है ना, ऐसा जिसका कि एक साइड 4 हो, दूसरा साइड 3 हो, तीसरा साइड क्या हो, 5 हो। फिर से समझिएगा, कोई भी एक 4 हो, 3 हो, 5 हो, तो 3 और 5 का जो एंगल होगा वो होगा आपका 53 डिग्री, और 4 और 5 का जो एंगल होगा वो होगा 37 डिग्री, और ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये याद कर लेना है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल हो 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्रायंगल, तो 3 और 5 के बीच का जो एंगल होगा वो 53 होगा, और 4 और 5 का जो एंगल होगा वो 37 होगा, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे क्या चीज, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसके सामने, है ना। तो अगर मुझे tan 37 लिखना हो तो tan 37, तो 37 ले रहे हैं, तो 37 के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या आ जाएगा 3/4। लेकिन अगर तुम tan 53 ले रहे हो, tan 53 ले रहे हो, तो 53 के सामने परपेंडिकुलर, तो 4, और ये बेस, तो ये 3, तो क्या आ जाएगा 4/3। अगर तुम cos 37 ले रहे हो, cos 37 ले रहे हो, तो ये 37 ले रहे हो, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कितना है 4, तो 4, और अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 होगा। लेकिन अगर cos 53 ले रहे हो बच्चे, क्या ले रहे हो, cos 53, तो ये है तुम्हारा 53, तो इसकी अगर इस एंगल को लेंगे तो ये वाला बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, तो बेस कितना है 3 है, तो 3 आएगा, और अपॉन क्या आएगा बच्चे, बताओ मेरे को, 5 है तो 5 आएगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप sin 37 ले रहे हो, sin 37 ले रहे हो, तो 37 के सामने परपेंडिकुलर कितना है 3 और अपॉन हाइपोटेनियस 5। उसी तरह से अगर sin 53 ले रहे हो, 53 ले रहे हो ना, यानी ये वाला, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो 4/5 आएगा, तो 4 और अपॉन 5। ये आपको वैल्यू एकदम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि 3/4 क्या है, 1 से कम है कि नहीं है, तो ये या तो परपेंडिकुलर होगा या तो बेस होगा। क्यों, क्योंकि 5 तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, तो 3 और 4 या तो परपेंडिकुलर होगा या तो बेस होगा। तो अगर 3/4
1 से कम है तो एंगल भी tan का क्या आएगा, 45 से कम आएगा। और अगर 4/3 है तो इसका वैल्यू 1 से, यानी कि 4/3 है तो 1 से ज़्यादा है, तो यानी कि tan 45 1 होता है तो वैल्यू भी 45 से ज़्यादा आएगा, तो 53 आएगा। तो अगर 3/4 से समझ गए तुम, तो अगर 3/4 है तो ये 3 परपेंडिकुलर है और 4 क्या है, बेस है, तो 37। अगर 4/5 है तो 4 परपेंडिकुलर है और 3 बेस है ना, तो 4 1 से ज़्यादा तो 53, ये याद रखना है, ठीक है। cos 37 cos 53, तो cos अगर एंगल छोटा तो वैल्यू बड़ा, cos का एंगल बड़ा तो वैल्यू छोटा होता है। क्यों? क्योंकि 0 से जैसे ऊपर जाते हैं घटते जाता है cos का वैल्यू, जबकि साइन में अगर 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो साइन 37 छोटा है, साइन 53 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, तो 3/5 या 4/5, तो साइन 37 में 3/5 होगा और साइन 53 में 4/5 होगा। समझ में आ रहा है बात? ये ध्यान रखना है ना, साइन का वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ता है, कॉस का वैल्यू 0 से 90 तक घटता है। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 37 40 45 9 45 50 60 65 70, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन साइन में क्या होगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाएगा 37 40 45 50 55 60 ऐसे, तो वैल्यू बढ़ रहा है एंगल का, तो यहाँ भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना, ये आप याद रख लीजिएगा, या फिर ये 3 4 5 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे बच्चे, जो देखो ध्यान से, कहीं कहीं पे बच्चे ऐसे भी लिखा रहता है, क्या, डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है, ये साउथ, सॉरी ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। मान लो कि एक वेक्टर है ए, है ना, 30 डिग्री, समझना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ध्यान रखना, एक वेक्टर है जो वेस्ट है, कितना वेस्ट है, 30 डिग्री, लेकिन कहां से, किसका, साउथ का, यानी कि साउथ से लेंगे, ऑफ जो है यही रेफरेंस हो जाएगा। तो हमें रेफरेंस शुरू कहां से, रेफरेंस का मतलब जहां से कोई भी मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, साउथ से, किधर जाएंगे, वेस्ट, तो साउथ से जाएंगे वेस्ट, ऐसे चले जाएंगे, यही वेक्टर हो गया, ए हो गया ये, और एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर से समझो, अगर दिया हुआ है कोई वेक्टर बी, वो दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना भाई, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किसका, ईस्ट का, तो भैया ऑफ किसका, ईस्ट का है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्या है, नॉर्थ है ना, ईस्ट से चले, ईस्ट से चलेंगे कितना डिग्री, 60 चलेंगे, ये हो गया वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया, और ये इसका एंगल हो गया कितना, यहां से, तो भाई ईस्ट से चले किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो जिसका ऑफ लिखा रहेगा वहीं से शुरू करना है, और जितना एंगल रहेगा उधर चल देना है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी रह सकता है 45 डिग्री साउथ नॉर्थ, तब क्या होता है, मतलब कि ये 45 नहीं लिखा रहेगा, सॉरी, वेक्टर बी है या सी है, सी है, वेक्टर सी है ना, तो कितना भाई, नॉर्थ साउथ है, सॉरी ईस्ट और नॉर्थ है, तब क्या करोगे, ईस्ट नॉर्थ, मतलब अब ईस्ट और नॉर्थ में दोनों बराबर है, चाहे ईस्ट लो चाहे नॉर्थ लो, तो भाई ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, यहाँ ये तो बनाया हुआ है, तो इसको साउथ कर दो, ठीक है ना, तो साउथ ईस्ट लो या ईस्ट साउथ लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ से भी उतना ही चलना है, यहाँ से भी उतना ही चलना है, तो फिर 90 के आधा आधा कितना होता है, 45 है ना, तो ये 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 45, ये वेक्टर कौन सा हो गया, सी। तो अगर नॉर्थ ईस्ट रहे या साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट रहे, वेस्ट साउथ रहे, नॉर्थ वेस्ट रहे, ऐसा जब लिखा रहे तो एंगल कितना होगा, 45 45 45 45, यानी कि तुम किधर से भी ले लो, इधर से लो या इधर से लो, बात वही पड़ेगा, इसलिए किधर से भी लो इक्वल एंगल लेना है। लेकिन अगर अलग एंगल होगा तो वो लिखा रहेगा, ठीक है ना, वो लिखा रहेगा,
कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। या फिर एक और ले लेते हैं, है ना, मान लो कि कोई वेक्टर है ए, और ए कितना है भाई, तो ए है मान लो कि 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से कितना 60 डिग्री, किधर वेस्ट, तो नॉर्थ से शुरू करेंगे बच्चे और वेस्ट की तरफ आएंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पहुँच गए 60 डिग्री, है ना, कहाँ से, नॉर्थ से। और ले लो थोड़ा सा एंगल इधर, 60 डिग्री, कहाँ से, नॉर्थ से। तो ये हो गया वेक्टर ए। समझना है बात कि नहीं। तो ये हमें ऐसे भी डायरेक्शंस आपका दिया हुआ रह सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ साउथ की तरफ हो, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की तरफ हो। तो ये जो था अभी हमारा डायरेक्शंस, ये सब किसके लिए था बच्चे, 2D के लिए था, यानी कि हमेशा दो ही डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, या वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा, या फिर एक्स एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा, यानी कि दो ही डायमेंशन होगा, तभी हम लोग ऐसा डील कर सकते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत मजेदार, क्या, डायरेक्शन ऑफ 3D वेक्टर। तो भाई इसका कैसे दोगे डायरेक्शन, तो इट इज ऑलवेज गिवन इन कोसाइन टर्म। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, ठीक है। तो अगर 3D वेक्टर है बच्चे, तो 3D वेक्टर में जो एंगल दिया जाएगा वो कॉस के रूप में दिया जाएगा। तो इसका हेडिंग और भी लिख सकते हैं एक और, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि DC, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ये भी हम लोग समझते हैं। तो ये भी समझना बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। मान लो कोई वेक्टर है A, 2i प्लस 3j प्लस 2k, कोई एक वेक्टर है, 3D है कि नहीं है, क्योंकि i है, j है और k है, मतलब x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, कितना आया बच्चे, आया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 4, रूट अंडर 17। इतना याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है ना। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं, देखना बहुत मजेदार है कि 3 एक्सिस कैसे बनाते हैं, पहले ये समझना होगा, है ना। तो 3 एक्सिस ऐसे बनाते हैं, ये हो गया x, ये क्या है, टेढ़ा क्यों है, ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये हो गया y, और ये ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया z। समझना ध्यान से, अगर मैं ये तुम्हारे तरफ आ रहा है तो ये x है, ये ग्रीन वाला इधर जा रहा है तो ये y है, और ये ऊपर है तो ये z है, ये है, ऐसा है। तो x पे हम कितना आएंगे, 2 आएंगे ना, तो x पे आ गए कितना, 2, x पे आ गए कितना, 2, आ गए 2, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से किधर चले गए, y की तरफ कितना चले गए, 3 ना, यहाँ से 3 चले गए, यहाँ से चले गए 3, यहाँ पहुँच गए। अगर अभी फिलहाल यहीं रुक जाते तो क्या होता, सिर्फ 2 होता और 3 होता। तो अगर सिर्फ 2 और 3 होता तो ये हमारा यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनता, 90 डिग्री बनता, और ये हो जाता अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, समझना बात को, सिर्फ 2 और 3 होता तो यही होता। तो I और J, तो I और J यानी कि x एक्सिस y एक्सिस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी ये और ये एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे तरफ x आ रहा है, ये y है, यही ना है। देखो ध्यान से,
ये तुम्हारा तरफ आ रहा है, ये y है, तो यानी ये इस पे कितना है 2, इधर कितना है 3, यहाँ पहुंचे और इसको ऐसे मिला दिए कि नहीं मिला दिए, तो ये तो हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर जाना है, जेड की तरफ जाना है। कितना जाना है, तो यहाँ से चले गए 2 चले गए और अब हम पहुंच गए यहाँ पे, यही मेरा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया ए। कितना हो गया वेक्टर ए, तो 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है बाबू √17। क्लियर है। अब देखो इसका डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो इसका डायरेक्शन यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग तीनों एक्सिस से लिख सकते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं, वाई से भी लिख सकते हैं और जेड से भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग ये देखो और इसका देखो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे आपका इजी बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मान लो कि ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। यही वेक्टर वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है भाई, तो बीटा बना रहा है। और यही वेक्टर जो ए है जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, गामा बना रहा है ना। तो हम यहाँ पे मान लेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो लेट कर लेंगे कि वेक्टर यानी कि लेट कर लेंगे ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्या मान लेंगे बाबू कि ये जो वेक्टर है ना ए, वो एक्स एक्सिस से, एक्स वाला एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई वाला एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और इस जेड वाला एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये हम लोग मान लेंगे। तो तुमको पता है ना कि जिस लाइन से कोई वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। फिर से सुनो, जिस लाइन से कोई भी वेक्टर एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो 4 अल्फा बेस मेरा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। अल्फा के लिए बेस कौन होगा, एक्स कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि अल्फा कहां से मेजर किया गया है, एक्स एक्सिस से। अगर मैं बात करूं 4 बीटा तो मेरा बेस क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। और 4 गामा बेस क्या होगा बाबू, जेड कंपोनेंट होगा। और हाइपोटेनियस क्या होगा सभी के लिए, वो ऑलवेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। किसका, वेक्टर का। ध्यान रखेंगे। अगर हाइपोटेनियस की बात करें, क्यों हाइपोटेनियस, तो हमें सभी के लिए, देखो ये बेस है लेकिन हाइपोटेनियस सबके लिए यही है ना, ओ से ए, इसको मान लो ओ, इसको मान लो पी, तो ओ से पी ही सबके लिए हाइपोटेनियस है। जबकि अल्फा के लिए बेस एक्स एक्सिस है, बीटा के लिए बेस वाई एक्सिस है और गामा के लिए बेस जेड एक्सिस है। तो हम क्या बोले थे कि अगर 3D वेक्टर हो तो उसका डायरेक्शन हम लोग कॉस में देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को, होता है ना। तो अब यही तो सिंपल सा बात करना है ना कि वेक्टर यानी यहां से यहां तक जो ये हाइपोटेनियस है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 17 है ना रूट अंडर, यही है तुम्हारा। तो अब हमें लिखना है तो ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया ये, है ना, और ये आपको याद कर लेना है। तब बताओ मेरे को क्या लिखेगा, अगर मुझे एक्स से डायरेक्शन बताना है इस वेक्टर का तो कॉस अल्फा लिखेंगे। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितना लिखेंगे, तो बेस, तो अल्फा के लिए बेस क्या है, एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना था वेक्टर में, तो 2 है, तो 2 और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, यही है हाइपोटेनियस बाबू, तो कितना है रूट अंडर 17, तो रूट 17। उस तरह से अगर कॉस बीटा लिखें तो कॉस बीटा, तो बीटा के लिए बताओ बेस क्या है बाबू, तो बीटा के लिए बेस है वाई कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये है, तो वाई कंपोनेंट कितना है बाबू, 3 है, तो 3 हो गया। और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं। अगर कॉस गामा है तो क्या हो गया बाबू, बताओ मेरे, गामा के लिए क्या है,
गामा के लिए क्या है कंपोनेंट, ये एक्सिस पे कितना है तो 2 है, तो 2 और अपॉन में रूट अंडर 17। तो यही निकल गया एंगल कहाँ से, अल्फा का एंगल ये हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस इनवर्स, यानी किधर जाएगा कॉस तो इनवर्स में जाएगा कितना 2 अपॉन रूट अंडर 17। अगर बीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या जाएगा कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट अंडर 17 और गामा की वैल्यू जाएगी कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट अंडर 17। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अल्फा निकल गया, अल्फा क्या है डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, बीटा निकल गया कहाँ से डायरेक्शन है वाई एक्सिस से, और गामा निकल गया कहाँ से डायरेक्शन है जेड एक्सिस से। ठीक है, ये जो है आपका ये बहुत आसान है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो अभी मैं बताऊंगा एक थोड़ा सा अपने बिना फिगर का है ना, तो आप इजी वे में बना दोगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं और देखता हूं मैं। देखो ध्यान से, मान लो कि एक वेक्टर है ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, अब पूछ रहा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो भाई वेक्टर दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k। तो क्या करोगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा बाबू 9 प्लस 4 प्लस 16 रूट अंडर 29 आ गया ना। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, पहले अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा लिखेंगे। अल्फा है तो क्या बताए थे एक्स कंपोनेंट और बटा में मैग्नीट्यूड, तो एक्स कंपोनेंट कितना यहां पे 3 है ना, तो 3 और बटा में मैग्नीट्यूड कितना निकाले बाबू रूट 29 ना, तो रूट 29। फिर से देखो कॉस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा यानी कि वाई कंपोनेंट और अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो y कंपोनेंट कितना है -2 है और अपॉन में रूट 29। कॉस गामा अगर निकालना है तो क्या जाएगा z कंपोनेंट और अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा बाबू 4 है ना, तो 4 और अपॉन में रूट अंडर 29। तो ये हमारा 3D की बात करें हम लोग है ना, तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, मैं इन जनरल लिख देता हूं है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूं। इन जनरल अगर मान लो ए के कोई वेक्टर है, कितना है ai प्लस bj प्लस ck है, यानी कि ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए कॉस अल्फा लिखना है मुझे। तो क्या लिखेंगे एक्स कंपोनेंट कितना ए है ना, ए लिख दिया और अपॉन में कितना इसका मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड ए होगा ना। कॉस बीटा कैसे लिखेगा वाई कंपोनेंट और अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा कैसे लिखेगा, तो जेड कंपोनेंट कितना है, जेड कंपोनेंट सी है और अपॉन में ये हो गया इन जनरल है ना। देखो कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, 3D वेक्टर्स निकालना बहुत ही आसान है। आप इजी वे में वो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है, और हम लोग चलते हैं। अब यहीं पे तुमको कुछ फॉर्मूला है, आपको देखो डायरेक्ट ट्रिक है ना, डायरेक्ट आपको टिक कर देना है क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यानी कि अगर अल्फा एंगल हो एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल हो वाई एक्सिस से और गामा जो है एंगल हो जेड एक्सिस से, तो इन तीनों का स्क्वायर का सम जो है 1 के बराबर होता है। इजी है, प्रूफ कर सकते हो। मान लो यही मान ले लेते हैं, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो चलते हैं LHS से। कॉस स्क्वायर अल्फा है, यानी इसका स्क्वायर करेगा, यहाँ लिखेगा तो इसका स्क्वायर करो, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में अगर इसका स्क्वायर करेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म क्या बचेगा ए बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है, यानी इसको भी स्क्वायर कर दो,
तो इधर स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर लिखो, और ये फिर रूट हाथ तक खत्म, तो ये लिखो प्लस फिर इसका स्क्वायर करो, क्योंकि कॉस स्क्वायर गामा है तो स्क्वायर करो इसका, इसको एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम सेम आएगा बच्चे। तो ये कट गया तो 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ये भी कट गया तो 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, सॉरी रूट यहाँ नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे सेम है ना, तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, यही लाना था ना, प्रूफ हो गया। समझ में आई बात को। दूसरा इसमें क्या फॉर्मूला हो सकता है कि कॉस की जगह पर साइन लिख सकते हैं, तो अगर साइन लिखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 2 होती है। बोलोगे कैसे सर, ये भी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, यहां देख लो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं बच्चे, तुम लोग 10th क्लास में पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो अगर कॉस को साइन में बदलना हो तो कॉस के जगह पर तू लिख सकता है 1, इसको उधर भेज दे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं आता है। तो यहां से चलो अब क्या लगेगा, चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग, यदि थीटा की जगह पर अल्फा लिख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर थीटा को बीटा कर दें, इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, प्लस इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं, इक्वल टू 1। एक काम करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस 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 कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर गामा बचेगा, इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो और ये माइनस वाले को उधर भेज दो, तो ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 3 और माइनस 1 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा इक्वल टू ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, आ गया ना, देख लो। तो ये जो है आपको एक सिंपल सा रिलेशन है जो आपको अच्छे से क्या करके रखना है, याद करके रखना है ना। समझ में आया बात, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली बचेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 3D वाला जो है बहुत ज़्यादा पंगा नहीं करेगा, डायरेक्ट आएगा ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और इससे आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, हम लोगों को सीखना है क्या कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैसे लिखेंगे। अगर 2 वेक्टर है और उसके बीच का एंगल को लिखना है तो इसका जो है क्या, इसमें बेसिक फंडा है वो जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जगह बच्चे गलती कर देते हैं, है ना, तो उसको ये सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्लियर करते हैं उसको। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे बच्चे कि ये क्या होता है, तो स्मॉलर एंगल है ना बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे प्लेस्ड है ना विथ टेल्स है ना, और या फिर ऐसा करता है व्हेन दे आर है ना, व्हेन दे आर प्लेस्ड सच दैट देयर टेल्स
है ना, और देयर हेड्स, है ना, मीट ईच अदर। ये थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट क्यों लिखा हूं, क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब कहने का कि अगर दो वेक्टर है और उसके बीच अगर एंगल बताना है तो कौन सा एंगल लेंगे बच्चे, स्मॉलर एंगल लेंगे। लेकिन वेक्टर कैसे रखा रहना चाहिए, तो इस वेक्टर आर प्लेस्ड, है ना, वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड, इस तरह से प्लेस्ड हो सच दैट कि दोनों का टेल या फिर दोनों का जो हेड हो वो क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो। कहने का मतलब कि अगर ये वेक्टर एक है, मान लो ये वेक्टर है ए, और अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है बी, अब देखो ए का टेल और बी का टेल एक ही पॉइंट पे है, बहुत अच्छी बात, यही बोल रहा है वो, ठीक है, या फिर दोनों का हेड ही एक जगह पे हो, ठीक है। तो ध्यान रखें, बहुत इशू सीरियस है कि जब भी दो वेक्टर का बीच का एंगल लिखना है तो दोनों वेक्टर का टेल या दोनों वेक्टर का हेड सबसे पहले एक जगह होना चाहिए। और अब इसके बीच में दो एंगल है, अगर ये मान लेते हैं है ये 50 डिग्री, तो ये भी एक एंगल है दोनों के बीच में, है ना, 310 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो अगर ये 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 310। तो अब इसमें से कौन सा एंगल लेना है, तो स्मॉलर वाला लेना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। समझना है बात, स्मॉलर एंगल लेना है। और देखो आगे, मान लो ये वेक्टर है एक, ये है ए और एक और वेक्टर है बी, और ये एंगल है ना 120 डिग्री। अब समझो बात को ध्यान से। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे कि ए तो यहां पे, तो ए का क्या है, ये हेड है, लेकिन बी यहां से शुरू हो रहा है, देखो ध्यान से, बी यहां से शुरू हो रहा है, तो बी का यहां पे क्या है, टेल है ना। तो हम एंगल कब लिखते हैं, जब दोनों का टेल या दोनों का हेड एक जगह हो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, एक वेक्टर का यहां पे हेड है तो दूसरे वेक्टर का यहां पे टेल है, तो ये हम एंगल 120 नहीं लिखेंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं बार बार, है ना, कि थोड़ा थोड़ा गलती हम लोग को जो आगे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो इस वेक्टर को उठा करके हम यहां पे लेके आएंगे। तो किसी वेक्टर को एक जगह से अगर दूसरे जगह शिफ्ट करना हो तो एक कंडीशन है कि उसके डायरेक्शन में और उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी जैसा है वैसा ही उठा के रख सकते हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए को यहां पे जैसा यहां पे रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं, ये हो गया ए। और अब यहां से बी को उठाए और यहां से ऐसा ही लेके चले गए, यानी कि जस्ट यहां से यहां लेके आ जाते हैं। तो लेके आ गए ऐसे जैसे है, तो ऐसे ही लेके चले आए, ये लेके चले आए किसको, बी को। तो अगर ये 120 है तो यहां तक तो ऐसे अगर बढ़ाएगा ये एंगल कितना होगा 60 होगा कि नहीं होगा। तो हमें कौन सा ये चाहिए ना, तो यही एंगल यहाँ पे आ गया, कितना हो गया ये 60। क्या किए हम, कुछ नहीं किए, इस बी को उठा करके लाए ताकि दोनों का टेल एक सिंगल पॉइंट पे मैच करे, दोनों का टेल एक सिंगल पॉइंट पे मैच करे, ठीक है ना। अब दोनों का टेल एक जगह मैच कर गया, इसको यानी कि यहां से उठा के यहां लेके चले आए, तब एंगल कितना आ गया, तो ये 120 था, तो इधर कितना आया 60, तो हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, है ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो इसी में और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से देख लो, है ना, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। मान लो कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी और ये एंगल है 45 डिग्री, तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेड है, यहाँ भी हेड है, दोनों का हेड क्या हो रहा है, मैच हो रहा है ना। तो यहाँ डायरेक्ट तुम थीटा कितना लिख सकते हो 45 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी मुझे दो वेक्टर के बीच एंगल अगर लिखना हो, मान लो ये है ए और ये है बी और ये एंगल है 150, अब पूछूं मैं ए और बी के बीच का एंगल बताओ, तो कितना बोल दोगे 150। गलत, एकदम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि ये ए का यहाँ पे टेल है और बी का यहाँ पे क्या है, हेड है ना, तो गड़बड़ ना हो जाएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे बताओ क्या बताए थे कि दोनों का हेड या दोनों का टेल मिलना चाहिए। तो एक काम करो, एक को यहां से उठा करके यहां रख दो ऐसे, तो यानी कि ये है, इसको ऐसे उठाए ऐसे रख दिए, जैसे है एकदम सेम टू सेम रख दिए है ना। अब देखो ध्यान से, इसको आगे बढ़ाओ ऐसे, यही ना एंगल 150 था, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो यानी कि थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 150 नहीं है, कितना है बाबू, 30 है। समझ में आए बात। तो एंगल जब भी दो वेक्टर के बीच निकालना हो तो ये ध्यान रखें, क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि दोनों का टेल या दोनों का हेड एक ही जगह होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वीडियो पूरा देखो, है ना, और पहले बेसिक समझो, है ना, हवाई नहीं करिए प्लीज, समझ करके और तब आगे बढ़िए। थोड़ा सा शुरू में कष्ट है, आसान नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।